इंडियन इकोनॉमी कह रहा है। देश की 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई इकाई में से इनमें से केवल 1/4 इकाइयां ही 50% उत्पादन कर पा रही हैं। बाकी सब एमएसएमई इकाइयां या तो बंद पड़ी हैं या परमानेंट तालाबंदी की कगार पर आ खड़ी हुई है। ये एमएसएमई का आंकड़ा है जो उन्होंने दिया है। रोमन 5 साल 2020-21 की पहली तिमाही में, जैसा आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जीडीपी -50% गिरी, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट में -47% की गिरावट आई, मैन्युफैक्चरिंग में -39.3% की गिरावट आई और सर्विसेज सेक्टर में 26% की गिरावट आई। यानी करोड़ों रोजगार चले गए और भविष्य में रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची। और रोमन 6 जो और भी चौंकाने वाला है, 1 सितंबर 2020 यानी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि 2020-21 में जीडीपी -10.9% या लगभग 11% गिरने वाली है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, ये देश का लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। आप खुद आकलन कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, केंद्र सरकार ही डिफॉल्टर हो गई है। प्रांतीय सरकारों का जीएसटी कंपनसेशन का पैसा देने तक से इनकार कर दिया और यह सीधे सीधे संघीय ढांचे पर आक्रमण है, वह आर्थिक अराजकता है। 73 साल में पहली बार केंद्र सरकार घोषित रूप से डिफॉल्टर है। वित्त सचिव ने 11 अगस्त 2020 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जाकर यह कहा कि इस साल हमारे पास कोई पैसा केंद्र सरकार के पास जीएसटी कंपनसेशन का प्रांतीय सरकार को देने के लिए नहीं बचा। दूसरी तरफ अगर आप एसबीआई की कल 1 सितंबर 2020 की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रांतों को जीएसटी कलेक्शन में 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होने वाला है। 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना, कुल नुकसान 6,20,000 करोड़ का सालाना नुकसान प्रांतों को होगा। सवाल यह है कि प्रांत अपना खर्चा कहां से और कैसे चलाएंगे। 6,20,000 करोड़ में से अगर 3 लाख करोड़ कर्जा भी ले लें तो उसका ब्याज वापस देंगे कैसे? क्या केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों के जीएसटी का हिस्सा देने से इनकार कर सकती है? ये संघीय ढांचे पर आक्रमण नहीं तो क्या? ये आर्थिक अराजकता नहीं तो क्या? और 5वां, किसान के साथ साथ मजदूर और मध्यम वर्ग पर सुनियोजित हमला बोला जा रहा है। इसके 3 पहलू हैं। पहला, 31 अगस्त 2020 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर मोदी सरकार ने 1 सितंबर के बाद नौकरी पेशा लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों की ईएमआई का मोरेटोरियम आगे बढ़ाने से, यानी भुगतान आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को पूरी तरह से ब्याज में छूट देने से भी इनकार कर दिया। कॉर्पोरेट सेक्टर को तो 1,45,000 करोड़ की टैक्स छूट दी जा सकती है। साल 2019-20 में 1,85,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, परंतु मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास जो हैं उनकी ना ईएमआई का मोरेटोरियम बढ़ाया जा रहा और ना ब्याज में छूट दी जा रही है। जले पर घाव छिड़कना नहीं तो क्या। दूसरा पहलू, किसान और मजदूर का नाम लेकर अपनी झूठी पीठ थपथपाने वाली मोदी सरकार ने
हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर को आत्महत्या की ड्योढ़ी पर पहुंचा दिया है। एनसीआरबी का ताजा आंकड़ा जो कल जारी हुआ है वो ये दिखाता है कि 2019 में 42,480 किसान और मजदूरों ने आत्महत्या की, यानी हर रोज 116 किसान मजदूर आत्महत्या के काल के ग्रास बन रहे हैं। पर सरकार क्या कर रही है? तीसरा पहलू, यही हाल बेरोजगारों का भी है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ये दिखाती है कि साल 2019 में 14,019 बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर हो गए क्योंकि रोजी रोटी और रोजगार नहीं। यानी देश में प्रतिदिन 38 बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री रात को सो कैसे पाते हैं जिस देश में 116 किसान मजदूर और 38 बेरोजगार आत्महत्या की कगार पर खड़े हों, आत्महत्या को चूम लेते हैं। दोस्तों, अहंकार में डूबी मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों की तरक्की, किसानों की मेहनत, युवाओं के रोजगार सबको हराकर केवल अपने दल की जीत और स्वार्थ सिद्धि में लगी है। विकराल आर्थिक संकट की इस घड़ी में देश की तरक्की मोरों को दाना चुगाकर, फोटो अपॉर्चुनिटी बनाकर, आत्म मुग्ध परिधान मंत्री द्वारा बार बार कपड़े बदलकर या उनके चापलूस दरबारी नहीं कर सकते। इसके लिए टेलीविजन से विजन, झूठ से सच, झांसों से वास्तविकता व कथनी से करनी तक का सफर तय करना अनिवार्य है। समय आ गया है कि देश को इस अंधेरी गुफा से निकालकर विकल्प के एक नए रास्ते पर ले जाया जाए। आर्थिक तबाही, बर्बादी व वित्तीय आपातकाल से उबरने का यही एकमात्र सूत्र है। हम आपको अंग्रेजी और हिंदी की विज्ञप्ति जारी कर देंगे और ये स्लाइड्स भी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। प्रणव झा जी, प्लीज कोऑर्डिनेट।